हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जो बिहार की जितनी भी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं गंडक, कोसी, सोन, दुर्गावती जितनी भी है उन सब के बारे में जो आपके प्री और मेंस दोनों में काफी यूजफुल होंगी। तो आप मेरे वीडियो को जल्दी से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग इसे देखें। और भी इस चैनल पे पेट की क्लासेस चलाई जाएंगी जल्द ही। और इसमें पहले दृष्टि की जो प्रैक्टिस सीरीज है वो भी चल रहा है एक क्लास। और उसके बाद से बिहार का भी जो बीपीएससी है तो चल रहा है। और करंट अफेयर के भी क्लास जल्दी आएंगे, तो इस सबको देखने के लिए आप मेरे वीडियो को जल्दी से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बिना देरी के वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है, तो थोड़ा बहुउद्देशीय शब्द को समझते हैं कि अगर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है। जब एक नदी पर बांध बनाकर कई उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। मीन्स एक नदी पे बांध बना तो कई उद्देश्य, एक तो उद्देश्य होता ही नहीं, इसमें कई उद्देश्य की भी पूर्ति की जाती है, तो उसे ही हम बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है। ठीक है। और ये जो बहुउद्देशीय परियोजना इंडिया में शुरू हुई है, तो कहीं से कहीं तो प्रेरणा लेके तो की गई होगी। कोई भी काम शुरू की जाती है तो कहीं से प्रेरणा तो ली ही जाती है। तो जब ये बहुउद्देशीय परियोजना शुरू की गई है, तो कहाँ से, जो अमेरिका के, जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के टेनेसी घाटी योजना से ही उत्साहित होके बहुउद्देशीय घाटी योजना प्रारंभ की गई है। तो थोड़ा सा ये फैक्ट को याद रखिएगा। ओके, चलिए। जो बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभों में, जो बहुउद्देशीय परियोजना बनाया जाता है, कौन कौन से लाभ होते हैं। इससे बाढ़ नियंत्रण होते हैं, सिंचाई का प्रबंध हो जाता है, जल विद्युत आई मीन वो पानी से विद्युत तैयार किए जाते हैं, जल आपूर्ति होते हैं, इसमें मत्स्य पालन का भी काम, जिससे आर्थिक गतिविधियां आगे बढ़ती है, लोगों को रोजगार मिलता है। ठीक है। कम वर्षा वाले, जहाँ कम वर्षा वाले क्षेत्रों को दूषित आदि से मुक्ति, जब में कम वर्षा होता है वहां पे पानी की कमी से मुक्ति दिलाए। और मनोरंजन आदि प्रमुख, जैसे वाटर पार्क बनाया जाता है, जो जैसे भी मनोरंजन की चीजें वहां बनाई जा सकती है। जबकि बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाली हानियां क्या है। तो देखिए, कोई भी चीज बनाया जाता है उसके एडवांटेज तो होते ही, उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। ऐसा नहीं है कोई भी काम करते सिर्फ उसके एडवांटेज हो, कहीं ना कहीं उसके डिसएडवांटेज भी होते ही होते हैं। तो जो बहुउद्देशीय प्रयास, तो वो लॉस क्या है। तो बांध वाले क्षेत्रों में जहाँ बांध बनाए जाते हैं वहां क्षेत्रों में काफी मात्रा में वनों की कटाई करना पड़ता है, वनों का क्षरण होता है और आम लोगों का विस्थापन प्रमुख है। वहां पे मान लीजिए कोई भी बस्ती है, वहां जहाँ बांध बनाया जा रहा है जहाँ भी बस्ती है, तो उन लोगों को विस्थापन तो करना होगा, उनको हटा के कहीं और शिफ्ट करना होगा। और शिफ्ट करना तो चलिए एक बार समझ में आता है कि चलिए शिफ्ट हम कर दें। तो उनको शिफ्ट करने के लिए उन्हें जो भी कमी, उनको घर की सुविधा, हर एक चीज की सुविधा देनी चाहिए सरकार को। ठीक है। तो ये हमारा लॉस है। जो नदियों के बहाव, जो कंकड़ पत्थर या अन्य निर्माणकारी तत्वों को मिलकर अवरोधों के माध्यम से रोकना ही बांध कहलाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब बिहार में जितने भी नदी घाटी परियोजनाएं हैं, हम देखेंगे बिहार के जितने भी नदी घाटी परियोजनाएं, तो बिहार में बाढ़ और सूखे की प्रचंडा को ध्यान में रखते हैं। बिहार में जो बाढ़ और सूखे जो हमेशा आते रहते हैं, उनको ध्यान में रखकर कई नदी घाटी परियोजनाएं बनाई की गई, मतलब शुरू की गई है। तो इसमें जैसे एक है सोन नदी घाटी परियोजना, पहला है सोन नदी घाटी परियोजना। ठीक है। तो बिहार में यह पहली आधुनिक नदी घाटी परियोजना, पहली परियोजना है बिहार की। सिंचाई का दृष्टिकोण में रखकर औपनिवेशिक अंग्रेजी सरकार ने 1874 में इसे निर्मित किया था, मतलब इसका निर्माण किया था। 1876 से 77 में डिहरी के निकट बारून के पास से सोन नदी में बांध बनाकर या पे बांध बनाकर दो, एक पूर्वी सोन नहर या पश्चिमी सोन नहर निकाली गई है। ओके। तो जो सोन नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना के रूप देने के लिए 1968 में डेहरी से 10 किलोमीटर ऊपर इंदपुरी के निकट बांध बनाकर बैराज का निर्माण किया गया था। जो जो सोन नदी, उसको आगे नदी घाटी परियोजना बनाएगी, लेकिन इसको और सारी उद्देश्यों की पूर्ति कराने के लिए 1968 में डेहरी के पास 10 किलोमीटर ऊपर इंद्रपुरी एक है निकट बांध बनाकर बैराज का निर्माण किया गया। इस बैराज से नहरें निकालकर पुराने नहरों की जलपूर्ति की कमी को पूरा किया जाता है।
ओके। नहरों के विस्तार से 2.6 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई क्षमता बढ़कर 4.5 लाख हेक्टेयर हो गई। इसका मतलब समझ, जो नहरों का जो विस्तार हुआ है, जब बांध बना है, तो जो पहले 2.6 लाख हेक्टेयर भूमि का उससे सिंचाई होता था, लेकिन अब वो बढ़ के कितना हो गया, 4.50 लाख हेक्टेयर हो गई है उनकी सिंचाई की क्षमता। और सिंचाई सुविधा के कारण यहाँ प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी अधिक हो गया। जब मान लीजिए जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था हो जाती है, तो वहाँ वो ऑटोमेटिक ही उत्पादन बढ़ने ही लगते हैं। जबकि यह पूर्व में सूखा क्षेत्र था, इसके पहले यहाँ पे सूखा क्षेत्र, यहाँ पे कोई उत्पादन नहीं होता था। जो सोन नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना में जल विद्युत उत्पादन के लिए 2 केंद्रों की स्थापना की गई है। दोनों नहरों के जल से विद्युत प्राप्ति के पश्चात जल को नहर में सिंचाई के लिए प्रवाहित कर दिया जाता है। इस जैसे बहुउद्देशीय, इससे वो विद्युत भी पैदा किया जा सकता है या किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। सोन नदी हमने समझ लिया, सोन नदी घाटी परियोजना समझ लिया। अब समझते हैं गंडक नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना, ये हमारा सेकेंड है। ओके। तो गंडक नदी अपनी 7 सहायक नदियों के साथ मध्य हिमालय पर्वत में नेपाल की ऊपरी सीमा और तिब्बत में विस्तृत हिमालय के अन्नपूर्णा पहाड़ियों के समीप भागलकोट और कुलांग के समीप से निकलती है। तो पूछता है गंडक नदी कहाँ से निकलती है। तो जो गंडक नदी हिमालय पर्वत में नेपाल के उत्तरी सीमा में तिब्बत और विस्तृत हिमालय की अन्नपूर्णा पहाड़ियों के समीप भगनकोट और कुलांग के समीप से निकलती है। और जो गंडक नदी पटना के सामने तथा उत्तर बिहार के हाजीपुर सोनपुर के मध्य बहती हुई वैशाली तथा सारण जिलों की सीमा बनाती हुई गंगा से मिल जाती है। तो कहाँ मिलती है, हाजीपुर और सोनपुर के मध्य बहती हुई वैशाली तथा सारण जिलों के समीप। और बिहार में इसकी लंबाई कितनी है, 216 किलोमीटर है। ठीक है। तो पूछ सकते हैं गंडक नदी की लंबाई बिहार में कितनी है, तो बिहार में इसकी लंबाई 260 किलोमीटर है। ओके, यह ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जो गंडक नदी मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है, मीन काफी चर्चे में रहती है, अपना मार्ग हमेशा बदलती रहती है। यह पूर्व की ओर खिसकती रहती है। बूढ़ी गंडक इस नदी की एक पुरानी धारा है। तो एक बूढ़ी गंडक इस नदी की एक पुरानी धारा है। यह अपने मार्ग के जिलों पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण बिहार के सबसे उत्तरी छोर पे है। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली एवं सारण में बाढ़ द्वारा भयंकर तबाही मचाती है, जो बूढ़ी गंडक है। इस विनाशकारी तबाही को रोकने के लिए गंडक नदी पर एक परियोजना का निर्माण किया गया है। अब बाढ़ नियंत्रण के अतिरिक्त गंडक परियोजना का अन्य कई उद्देश्य है, जिनमें जैसे एक बाढ़ को तो ये नियंत्रण करता ही है, जो गंडक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। और इसके अलावा भी कई इसका उद्देश्य है। नहरों का निर्माण कर सिंचाई सुविधा को बढ़ाना, जल विद्युत का उत्पादन करना, भूमि कटाव पर रोक लगाना, मत्स्य उद्योग को बढ़ावा देना, फाइलेरिया तथा अन्य बीमारियों पर नियंत्रण करना, धारा परिवर्तन पर रोक आदि है। सेम अगर आपको, अगर मेंस में अगर क्वेश्चन बन जाए कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में लिखे, तो किसी भी नदी घाटी परियोजना बहुउद्देशीय लिखे, तो ये चारों पॉइंट, पांचों पॉइंट तो आपको रटना ही चाहिए, जुबान पे रहना ही चाहिए कि इनकी उद्देश्य क्या है। कि नहरों का निर्माण, सिंचाई सुविधा को बढ़ाना, जल विद्युत का उत्पादन, भूमि कटाव पर रोक लगाना, मत्स्य उद्योग, मनोरंजन, फिर अन्य बीमारियों का नियंत्रण करना, धारा बनेगी। कोई भी नदी घाटी परियोजना लिख लो, ये चारों पांचों पॉइंट आता ही आता है, ये आपको लिखने ही पड़ते हैं। तो इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कोसी नदी घाटी परियोजना, तो ये हमारा थर्ड है, कोसी नदी घाटी परियोजना। तो जो कोसी नदी पर बांध का निर्माण, बांध नियंत्रण, भूमि अपर्दन, पेयजल, पर्यटन विकास, सिंचाई, विद्युत उत्पादन, दलदली भूमि का पुनरुद्धार, मत्स्य तथा अन्य सुविधाओं के विकास के लिए 1955 में से शुरू किया गया था। तो देखिए सेम वही है, सब में वही है, वही उनके उद्देश्य है, सारे का उद्देश्य सेम ही है। यह परियोजना नेपाल सरकार सॉरी, भारत सरकार तथा बिहार सरकार की सामूहिक दायित्व की योजना, जो कोसी परियोजना है, वो जो परियोजना नेपाल सरकार, भारत सरकार और बिहार सरकार की सामूहिक दायित्व योजना। यह नदी बिहार के उत्तर में लगभग 40 किलोमीटर दूर हिमालय पर्वतमाला के सप्तकोशिकीय क्षेत्र से निकलकर नेपाल में 7 विभिन्न धाराओं में बहती हुई बिहार में प्रवेश करती है। यह 260 किलोमीटर की यात्रा करके कुर्सेला खगड़िया के पास गंगा में मिल जाती। कोसी नदी कहाँ मिलती, खगड़िया के पास गंगा में मिल जाती है। और गंगा में मिलने से फिर कोसी स्वयं अपना डेल्टा बनाती है।
कोसी नदी अपना मार्ग होगा, ये मार्ग परिवर्तन होगा, ये परिवर्तन तथा विनाशकारी बाढ़ के लिए कुख्यात रही। काफी पूछता है कि बिहार में मार्ग परिवर्तन के लिए कौन सा कुख्यात है, या बिहार का, इसे बिहार का शोक भी बोलते हैं, कोसी नदी को बिहार का शोक बोलते हैं। तो ये पूछता है, ये रटा होना चाहिए कि कोसी नदी बिहार का शोक कहलाती है। मार्ग परिवर्तन के कारण 4000 वर्ग किलोमीटर का यह क्षेत्र क्षारण गड्ढों एवं रेत से भर जाता है। विनाशकारी बाढ़ से 4 या 5 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को काफी हानि पहुंचाती है। हिमालय क्षेत्र से नीचे उतरते ही तराई के ढाल भिन्न धरातल पर बहाव मंद पड़ जाए। तराई क्षेत्र में जहाँ नदियां, यहाँ ढाल से उतरती है, जहाँ नदियां छुप जाती है, ठीक है, उसी को हम तराई कहते हैं। विहीन धारा पर बहाव मंद पड़ जाने के कारण नदी का जल फैल जाता है, उसमें निहित जलोढ़ धारा में जमकर मार्ग को उथाल बना देता है, जिससे दरभंगा से पूर्णिया तक का मार्ग जलावृत हो जाता है। कोसी नदी विगत 200 वर्षों में लगभग 150 किलोमीटर पश्चिम से हट चुकी है। पहले यह पूर्णिया के पास से बहती थी, अब यह तिलगुंजा के पास बहती। कोई भी याद करने इसमें वो नहीं है, कोई भी याद करने का फैक्ट नहीं है, बस एक बार पढ़ा दिए, ऐसा नहीं है कि आपने ये छोड़ दिए। कोसी नदी की बाढ़ नियंत्रण और कटाव को रोकने के लिए 1896 में सर्वप्रथम प्रयास किया गया था, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। प्रतिवर्ष भारी तबाही को देखते हुए स्वतंत्रता के पश्चात 1953 में इसका विस्तृत सर्वेक्षण शुरू किया गया। पश्चात नेपाल सरकार से समझौता होने के बाद 1955 में परियोजना का कार्य प्रारंभ हुआ। कोसी नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत 86 करोड़ रुपए की लागत से निम्नलिखित निर्माण किए गए। हनुमान नगर अवरोधक बांध इस पे बनाया गया। यह बांध कोसी नदी पर बनाया। तो पूछ सकते हैं कि हनुमान नगर अवरोधक बांध किस नदी पर बनाया, तो यह बांध कोसी नदी पर बनाया गया के आर पार नेपाल में हनुमान नगर से लगभग 5 किलोमीटर ऊपर बनाया गया। यह बांध 1.2 किलोमीटर लंबा, 72 मीटर ऊंचाई से निर्मित जलाशय में 3.1 लाख हेक्टेयर मीटर जल एकत्र किया जा सकता है। इस बांध के पूर्वी किनारे से पूर्वी कोसी नहर निकली गई है। तो बस पूछेगा कि इस किस पर बनाया गया है, तभी कोसी नदी बनाया गया। ठीक है जी, ये देखिए फस्तेबाद थोड़ा सा देख लीजिए। फस्तेबाद भी किस पर बनाया गया, फस्तेबाद भी कोसी नदी पर बनाया गया है। तो जो फस्तेबाद है हनुमान नगर बांध के दाहिने और बाई और बाढ़ को रोकने हेतु क्रमशः 2.42 किलोमीटर तथा 2 किलोमीटर लंबे 2 मिट्टी के बांध बनाए गए, जिसमें नेपाल एवं बिहार की लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि जलमग्न होने से बचा जाता है। दुर्गावती जलाशय परियोजना, चलिए ये थर्ड है। दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार में दुर्गावती नदी पर बनाएगी। इस नाम से याद हो रहा है कि दुर्गावती जलाशय पर दुर्गावती नदी पर बनाएगी। यह योजना कैमूर और रोहतास जिले के सूखा प्रभावित क्षेत्र में स्थित है। दुर्गावती जो जलाशय परियोजना कहाँ है, कैमूर और रोहतास जिले के जो सूखा प्रभावित क्षेत्र में है। यह योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, रोहतास और कैमूर जिले के सूखा प्रभावित क्षेत्रों को सिंचित करना, बाढ़ से नियंत्रित करना। इस परियोजना के पूर्ण होने पर रोहतास और कैमूर जिले लाभान्वित हुए। दुर्गावती नदी कैमूर की पहाड़ियों से निकलकर करमनासा नदी में मिलती है। जो दुर्गावती जो नदी कहाँ से निकलती है, कैमूर पहाड़ी से निकलकर करमनासा नदी में मिलती है। इस नदी पर 1960 में कुंदरा के पास एक बांध का निर्माण किया गया था। इस नदी पर चेन्नारी प्रखंड में करमचार के निकट 45.72 मीटर ऊंचा बांध बनाने की योजना। इसके बन जाने पर इसे 22.5 किलोमीटर बाएं तट पर नहर तथा 35.20 किलोमीटर लंबी दाईं तट पर नहर निकालने का प्रस्ताव है। इसके बन जाने पर इन दोनों नहरों से 36,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई हो सकेगी। ओके, चलिए फोर्थ देखते हैं। फोर्थ है ना ऊपरी किवुल जलाशय परियोजना। देख कौन सा परियोजना, ऊपरी किवुल जलाशय परियोजना। चलिए थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। यह परियोजना किवुल नदी के ऊपरी भाग में निर्मित एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। पूछता भी है कि ऊपरी किवुल जलाशय परियोजना एक नदी घाटी परियोजना की बहुउद्देशीय नदी घाटी, तो एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। 11वीं जो गरही गांव के निकट किऊल नदी पर बांध बनाकर उसके जलाशय में वर्षा को संग्रह किया जाएगा, जिससे सूखा काल में मुंगेर तथा लखीसराय जनपद के 14,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई संभव हो सकेगी। नदी से नहर निकालकर मुंगेर तक लखीसराय जिलों के क्षेत्र में सिंचाई
की योजना है। इस नहर प्रणाली को गिद्धेश्वर नहर प्रणाली से जोड़ देने की भी योजना है। इससे इसकी सिंचाई क्षमता में वृद्धि होगी। ऊपरी किउल जलाशय परियोजना पूर्ण होने पर बाढ़ नियंत्रण के साथ साथ सघन कृषि भी संभव हो सकेगी। बस देख रहे हैं बागमती परियोजना, थोड़ा सा देखते हैं बागमती परियोजना क्या है। तो यह नदी घाटी परियोजना सीतामढ़ी जिले में बागमती नदी पर है। तो ये नाम से पता चल जाता है कि बागमती नदी परियोजना किस पे है। तो बागमती नदी बागमती नदी पर, यह नदी परियोजना कहाँ है, सीतामढ़ी जिले में है। ढांग रेलवे स्टेशन से नदी के निचले भाग में रामनगर के समीप एक बांध का निर्माण किया गया। इसी बांध के निकट से नहर प्रणाली का विकास दिया गया ताकि इसके द्वारा जल को विस्तारित किया जा सके और नदी के दोनों किनारों के क्षेत्र को बाढ़ के प्रकोप से बचा जा सके। नेपाल की सीमा से सीतामढ़ी सिहवर मुख्य मार्ग तक नदी के मार्ग परिवर्तन रोकने के लिए दोनों किनारों पर तटबंध का निर्माण किया गया। इसी परियोजना के कार्यान्वयन के बाद पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सिहवर तथा मुजफ्फरपुर जिलों में सिंचाई की जा सकेगी। ठीक है, ओके। अब थोड़ा देखते हैं बनार परियोजना क्या है। तो यह जमुई जिले के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना, जो बनार परियोजना एक सिंचाई परियोजना कहाँ है, यह जमुई जिले के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में है। यह परियोजना बनार नदी पर एक पक्का बांध बनाकर की जाएगी। सोनो प्रखंड के पास एक पक्का बांध बनाकर की जाएगी। इस कटहारा बांध की ओर दाईं ओर से नहर निकालने की योजना है। बनार परियोजना द्वारा 22400 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी और भोजपुर जिले में स्थापित दुर्गावती नदी की स्थापना, ये नहीं है। तो जितने भी जो बिहार की परियोजनाएं थे हमने पूरा करा दिया, जो भी इम्पोर्टेंट परियोजना थे। इससे आगे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना काफी है बीपीएससी के लिए, सीडीपी और किसी भी एग्जाम के बिहार के जो भी परियोजना जिस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर